हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है। अभी तक हमने क्वांटम नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लेंगे। सबसे पहले अब हम समझते हैं एक एक करके कि यहाँ पर कि एक और आपकी प्रॉब्लम आती है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं अब समझना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने है मतलब म्यू की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है बच्चों, समझते हैं। म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू होता है। म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू होता है। अब समझना, इफ अगर हमारे म्यू की वैल्यू 0 हो जाए और इफ अगर मेरे पास म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहे, समझ में आया। जहां पर आपका एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। बात क्लियर है, सिंपल है, इजी है। तो अगर म्यू की वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस होगा, आपका जो यहाँ पर सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सब्सटेंस आपका होगा बच्चों यहाँ पर आपका डायामैग्नेटिक। कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। सब्सटेंस आपका कौन सा होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। मतलब सब्सटेंस आपका जो होने वाला है वो आपका कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर डायामैग्नेटिक। और अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक। सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब समझना, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। अब देखो, अगर मैंने किसी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया और यहाँ पर किसी मैंने मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, किसको रख दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो क्या होता है कि जो ये नॉर्थ पोल है, मान लिया ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। आगे जाके आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूवमेंट करती है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये आपका रिपल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये आपका रिपल करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये आपका रिपल करेगा। जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल करेगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल ना करके अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर से पास होने देगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो ये सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। आप समझना, पैरामैग्नेटिक होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एन की वैल्यू अगर 0 हो, एन की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तभी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो मतलब पैरामैग्नेटिक होने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होने चाहिए, आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। आपको क्या बच्चों, पैरामैग्नेटिक बनाने के लिए, किसी भी कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक बनाने के लिए आपको क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इजी है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तो था हमारा म्यू की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं समझना, यहीं पर लिख देता हूं। इफ n इक्वल टू 1 देन म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3। इसकी वैल्यू 1.74 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इफ n इक्वल टू 2 तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8। इसकी वैल्यू 2.9 बोर मैग्नेटॉन अप्रोक्सीमेट। इफ n इक्वल टू 3 तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 15, 3.9 बोर मैग्नेटॉन। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24, इसका मतलब 4.9 बोर मैग्नेटॉन। अगर आपके n की वैल्यू 5 हो गई तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 35, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन हम लोग इजीली डन कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखो n की वैल्यू 1 होगी तो 2 है तो 0.9 आप लोग ऐड कर सकते हो। ट्रिक समझ लो, 0.9 ऐड कर दिया बच्चों मैंने, सीधी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है ना, बोर मैग्नेटॉन क्या है बच्चों, यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन इसका क्या होगा बच्चों, यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, इस चीज को समझ लो, काफी इजी है, काफी सिंपल है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ही आपके मतलब सिलेबस में सबसे ज्यादा है केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को इसी को फोकस करना है। ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इफ ऑफ Fe+3। Fe+3 का आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन समझते हैं एक एक करके बड़े प्यार से। बहुत काफी इजी बच्चों सॉल्यूशन है इसका आपका काफी इजी आप लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका बच्चों। समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो सॉल्यूशन मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर, समझते हैं। देखो आपको सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe का 26, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d6 3d6। ठीक है। अब देखो हमेशा यहाँ पर +3 है। +3 का मतलब Fe+3 का मतलब रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल से होगा। अब आउटर मोस्ट शेल आपका कौन सा होगा बच्चों? n की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर आपका 4 है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ, फिर मैं निकालूंगा। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल, मतलब n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हमको Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब Fe+3 का लिखो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकलेगा, तो 3d5। अब आप देखो इन सब में तो फुल फिल है, बचा कौन सा? D वाला। D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होगा, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? √n+2। इसके बारे में डिटेल में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा, और मैं आगे जाके इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाने वाला हूँ। केवल और केवल ये स्पिन की वजह से निकलती है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकली है, जो आपका इस फॉर्मूले से निकलता है, वो केवल और केवल आपके किससे निकलती है बच्चों? स्पिन की वजह से निकलती है। केवल और केवल किसकी वजह से निकलती है? स्पिन की वजह से। जो स्पिन होता है ना, उसकी वजह से निकलती है। मतलब आपके अर्थ जैसे अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन अपने किसके अराउंड आपके स्पिन करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा, तो उससे निकलेगी बच्चों ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आएगा 5 तो यहाँ पर आ जाएगा √35। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, सारे कंसेप्ट को मिलाते हुए। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इधर इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्वेश्चन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकालना है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग orbitals described by the three member will have the same energy in the absence of three members will have the same energy in the absence of electric field and magnetic field। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसमें ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब भी आपको दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना एल की वैल्यू एल को कंसीडर नहीं करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एल को कंसीडर करना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपको एम को कंसीडर करना है। अगर आपको एब्सेंस बोला गया है तो आपको इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना है, मतलब एल को आपको कंसीडर नहीं करना है और एम को आपको कंसीडर नहीं करना है। एल और एम को आपको कंसीडर नहीं करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था P N0 L0 M0, Q आपको दिया गया यहाँ पर R आपको दिया गया था बच्चों क्या, और यहाँ पर Q आपको क्या दिया गया था N2 L0 M0, R आपको दिया गया है N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1, और यहाँ पर S आपको दिया गया है N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2 और M की वैल्यू 1। अब बताओ कि आपको जब आपको M और L कंसीडर ही नहीं करना है तो M और L को हटा दो, ये आपको कंसीडर ही नहीं करना है, मना कर दिया है, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए हो गया। अब बताओ कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो आप लोग जानते हो एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² अगर आपके दो की n की वैल्यू सेम रहेगी तो आपकी एनर्जी भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा, R एंड Q बोथ आर करेक्ट। समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को समझना बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा लिटिल बिट फोकस करना। क्वेश्चन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग V plus X ion has magnetic moment क्या बच्चों, 15 की पावर 1/2 बोर मैग्नेटॉन, 15 की पावर 1/2 बोर मैग्नेटॉन, द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ऑप्शन नहीं भी हो तो चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, √15 मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आपको Vx, तो V क्या होता है बच्चों, आपका वेनेडियम, V क्या होता है आपका वेनेडियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेनेडियम, ठीक है। तो V आ गया, इसका होता है 23 एटॉमिक नंबर। अब बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने कल लिखे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। आपको यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस करना है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब आपका क्या है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कर लेने पर क्या आएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। अब देखो ये तो पूरा फुलफिल हो गया। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है जो इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे। तो अगर मैंने यहाँ पर +2 कर दिया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया 3d3। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए आपके बोर म्यू की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर +3। ये इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है, इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से इजीली डील करके लेके जाना है, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। अब हम इफ n+l वैल्यू समझते हैं। अब यहाँ पर इफ, यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
if n plus l value is more than 3 and less than 6, n plus l value less than 6, what will be the possible number of orbital? ये आपका क्वेश्चन है, काफी इजी, काफी सिंपल है। अब आपको n प्लस एल की वैल्यू दी गई है, क्या बोला है आपको समझने का प्रयास करना, कोशिश करना, आप लोग समझोगे बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। देखो हम सीधा सॉल्व करते हैं बिना ऑप्शंस के, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो n प्लस एल वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 3 से ज्यादा है और 6 से कम है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से हैं जो आपके, ऐसे कौन कौन से डिजिट, मतलब आपका n प्लस एल वैल्यू क्या होनी चाहिए, n प्लस एल वैल्यू आपकी होगी या तो 4 होगी, या तो n प्लस एल वैल्यू या तो 5 होगी। अब 4 किस किस के लिए आ सकती है बच्चों, 3p के लिए आ सकती है, 4s के लिए आ सकती है। अब बोलो कि क्या आपका 2d तो होता नहीं है, या आपका 3d के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता, 3d के लिए ये आ सकता है, क्लियर है। और ये आपका 5s के लिए भी आ सकता है, ठीक है, ये आपका 4p के लिए भी आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर 4f कर दिया तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, इतने ही होंगे, इतने ही सेट ऑफ सबशेल होंगे, ठीक है ना। अब है ना p सबशेल में कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, 3, इसके अंदर कितने होते हैं, 1, इसके अंदर कितने होते हैं, 5, इसके अंदर कितने होते हैं, 1, इसके अंदर कितने होते हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब आप लोग काउंट करोगे तो 3 3 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 13। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 13। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को बस लॉजिकली अप्रोच से लेके गया हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, एक्चुअली आपका लॉजिकली अप्रोच ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग लॉजिकली अप्रोच लगाओगे उतना जल्दी आप लोगों से क्वेश्चन होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी सबशेल क्वेश्चन, हाउ many subshells are associated with n equal to 4। n equal to 4 से आपके कितने सबशेल आपके एसोसिएटेड है वो आपको निकालना है, काफी इजी है, ठीक है। तो n equal to 4, तो मैंने बताया था n equal to 4, तो l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू आपकी क्या होती है बच्चों, आप लोगों को बताया है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो कितने आपके सबशेल वो एसोसिएटेड होंगे बच्चों, इसमें देखो कितने आपके सबशेल वो एसोसिएटेड है, 4 सबशेल्स आर एसोसिएटेड, 4 सबशेल्स आर एसोसिएटेड मतलब आपके कितने सबशेल आपके हैं, 4 सबशेल आपके एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया बच्चों हमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सबशेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट in subshell having ms value of -12 for n equal to 4, -12 for n equal to 4। अब आपको कितने यहाँ पर सबशेल होंगे, आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ सबशेल निकालना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ सबशेल निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है, सबशेल निकालना है। आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 4। तो n की वैल्यू 4 के लिए, n की वैल्यू 4 है। अब n की वैल्यू 4 के लिए आपका क्या होगा बच्चों, l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और आपके 3 भी हो सकती है। इस तरीके से आपके n की वैल्यू चलेगी। अब देखो इसका मतलब कि ये कौन सा होगा, 4s, ये कौन सा होगा, 4p, ये कौन सा होगा,
4d, ये कौन सा होगा 4f। अब आपको स्पिन की क्या बोला है, माइनस हाफ, मतलब एक ही साइड का कंसीडर करना है, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे आप नीचे वाला करो, केवल एक ही साइड का कंसीडर करना है, मतलब सारे के सारे अनपेयर वाले। अगर मैंने इसको फुलफिल कर दिया तो फुलफिल में करने के बाद आपको एक ही साइड का कंसीडर करना है। आपको जब कंसीडर वो कंडीशन लगा दी है तो आपको एक ही साइड का कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखें इस क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर कितना होगा कंसीडर करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर आपको केवल और केवल माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो एक ही साइड वाला कंसीडर करो, या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा 7 होगा। काउंट करो, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों इसमें, आपके 16 इलेक्ट्रॉन। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एन एटम हैज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, एन एटम हैज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्वेश्चन, an atom has 4 unpair electron, 4 unpair electron, 4 unpair electron, एटम के पास 4 unpair इलेक्ट्रॉन है। the total spin of this atom, मतलब इस एटम का टोटल स्पिन आपको निकालना है, ठीक है। एक एटम में जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आपको टोटल स्पिन निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, काफी सिंपल है, काफी सिंपली वे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको निकालने का सिंपल एक ही फंडामेंटल है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अभी समझते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आपका टोटल स्पिन ऑफ दिस एटम, आपको स्पिन निकालना है। तो एक एटम के पास 4 अनपेयर है। अब आपको पता नहीं है ना 4 अनपेयर कैसा होगा, या तो ऊपर वाले डायरेक्शन में या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं स्पिन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लस हाफ एज वेल एज माइनस हाफ, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, प्लस हाफ और यहाँ पर लगा दो और माइनस हाफ। अब मैं 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखो स्पिन निकालना है, तो स्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनटू प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जितने अनपेयर होंगे उतना ही ज्यादा स्पिन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा 4 इंटू माइनस हाफ, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो आपका स्पिन ऑफ एटम कितना हो जाएगा, स्पिन ऑफ एटम कितना हो जाएगा बच्चों आपका +-2। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को काफी इजीली डील कर लिया है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को डील किया है, ठीक है। यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चन थे बच्चों, आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे के सेगमेंट पे चलते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो हिसाब से अरेंज किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में चलते हैं। यहाँ पर आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में तो अगला चैप्टर स्टार्टिंग होगा आपका, लेकिन थोड़ा सा ये जान लो हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, बच्चों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा पीरियोडिक टेबल आप लोगों का कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा हम लोगों का पीरियोडिक टेबल होता है।
पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। आप देखो यहाँ पर नीचे आपके 2 लाइनें आती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल होता है। और पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला सेगमेंट होता है, ये वाला सेगमेंट हमारा कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये वाला सेगमेंट हमारा कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर ये वाला सेगमेंट हमारा कौन सा कहलाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये हमारा कौन सा कहलाता है बच्चों? ये पूरा हमारा कहलाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हम चैप्टर के साथ क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, समझना। एस ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर एस ऑर्बिटल में जाएंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in s orbital, then it is called एस ब्लॉक एलिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, then it is called डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर हम इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा बच्चों? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी सबशेल, प्रेजेंट इन, यहाँ पर डी और ऑर्बिटल, यहाँ पर डी ऑर्बिटल ही लिख लो, ऑर्बिटल लिख लोगे तो तब भी चलेगा। पी ऑर्बिटल, देन इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या है बच्चों? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यहां पर एफ ऑर्बिटल, देन इट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये चीजें ध्यान रखो कि यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट आता है, यहाँ पर डी ब्लॉक आता है, यहाँ पर एस ब्लॉक आता है और यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में कि इस तरीके से आपका डिवीजन है। अब आपको पहचानना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब समझो, यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट इन फॉलोइंग। आपको पहचानना है, ठीक है। ए आपको दिया गया बच्चों यहाँ पर जिंक 30, ठीक है। बी आपको दिया गया बच्चों यहाँ पर पोटेशियम 19 और सी आपको दिया गया बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस 15 और डी आपको दिया गया है ब्रोमीन 35। अब आप लोगों ने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप के लिखे होंगे। अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबके। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बच्चों? डी 3d में। हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम is present in 3d सबशेल। अगर आपका 3d सबशेल में है सो इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट आपका हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होगा वही आपका ब्लॉक एलिमेंट होगा। चलो इसको देख लेते हैं पोटेशियम को। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, हाँ ठीक है 3s2 3p6, यहाँ पर क्या बच्चों 4s1, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4s1। तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम is present in 4s subshell, 4s subshell, so it is called एस ब्लॉक एलिमेंट। ये वाला आपका पोटेशियम आपका क्या होगा बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये आपका एस ब्लॉक होगा, ये आपका डी ब्लॉक होगा। और ये दोनों आपके होमवर्क है, आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर, अब सबसे पहले ध्यान रखना, ये हमने इतना क्यों पढ़ा, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को पार्ट वाइज करने के लिए ही हमने इतना पढ़ा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। इतना आप लोग अगर कर लोगे तो आप लोगों का आई होप कि बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू द एनी चैप्टर। अब हम किसी भी चैप्टर पे मूव कर सकते हैं अगर आपको इतना आता है तो अच्छे से इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो ना, आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी के चलते एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एन आयन N3+ हैज मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज द Ma+ है, द वैल्यू ऑफ ए इज अब ए की वैल्यू क्या होगी, तो म्यू की वैल्यू 4.9 है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। आप देखो म्यू की वैल्यू 4.9 है, इसका मतलब इसके अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था पहले 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो एक्चुअली में जो Mn होता है, Mn का क्या होता है बच्चों, Mn का होता है 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हमको आयंस में कन्वर्ट करना है ना, हमको आयन में कन्वर्ट करना है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो Mn को रीअरेंज कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 3d5 4s2। मुझे कितने अनपेयर लाने बच्चों, 4 अनपेयर लाने। 4 अनपेयर लाने के लिए यहां से 2 निकालना पड़ेगा और यहां से 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन 4 n वैल्यू 4 for n equal to 4 we have to remove 3 electrons, हमको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। hence the value of A is Mn। अब बोलो क्या होगा ए की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3। तो इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का ले लिया है। अब आप लोग थोड़ा सा अभी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आप बार बार जितना पढ़ाया गया, जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ डालो, और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको। कौन सा क्या दिखाता है सब मैंने आप लोगों को बताया। आई होप सो कि अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने एक मतलब बेसिक एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।